बिहार में ये चारों चीज गायब है। सत्ता में वो बैठे हैं जो खुद सबसे ज्यादा अनुभवहीन और अनपढ़ लोग। तेजस्वी यादव भाषण में कह रहे हैं जीडीपी में तो देश में सबसे आगे जो 2-3 राज्य हैं उसमें बिहार की गणना है। अब ये दिखाता है कि जब आप स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगी बात। अगर ये तेजस्वी यादव बता देंगे तो कल से हम तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनका झंडा लेकर घूम। कई लोगों को लगता है कि लालू जी आए उसके बाद बिहार बर्बाद हो गया। ऐसी बात नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या टूटा हुआ रोड नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पलायन नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, वो 5 वर्ष तक इसकी बात करते हैं, इससे परेशान रहते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो इन बातों को भूलकर जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या लालू जी के डर से भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं कि आपको वोट जिसको भी करना है कीजिए, लेकिन वोट नेताओं को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर कीजिए। वोट बच्चों के लिए कीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि अगर लोग समझ जाएं तो लोगों का एक सवाल होता है कि भैया वो तो ठीक है, वोट हमको करना है शिक्षा पर, रोजगार पर, अच्छे लोगों को, अपने बच्चों के लिए, लेकिन वोट हम किसको करें? हमारे पास विकल्प नहीं है। आप देख रहे हैं शिक्षा को लेकर हर गांव में जहां पर भी हम लोग जाते हैं, हर व्यक्ति बता रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अभी आपने देखा, मैं कोई 40-50 बच्चों से बात कर रहा था तो सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि अगर हम कोचिंग ट्यूशन न करें तो परीक्षा पास नहीं कर सकते। जिस साइकिल योजना की यहाँ इतनी चर्चा होती है, आधे से ज्यादा बच्चों ने बताया कि हमको साइकिल योजना का लाभ नहीं मिला है। शिक्षक वहां आते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इसको लेकर तो करीब करीब सर्वसम्मति है। किसी भी गांव में जाइए, किसी भी पंचायत जिले में जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ अच्छा बोले। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है। हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमको मालूम है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसी थी। लेकिन पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले, हर जिले में, प्रखंड में 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आगे आप बढ़ सकते थे। पटना साइंस कॉलेज में पहुंच जाइए, पटना कॉलेज पहुंच जाइए, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज चले जाइए, लंगट सिंह कॉलेज चले जाइए, तो आपका जीवन धीरे धीरे बन सकता था। पिछले 30-35 वर्ष में ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। आपने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, जमीन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। कई लोगों को लगता है, आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पर जमीन और बिल्डिंग नहीं है। कई लोगों को लगता है कि शिक्षक समुचित संख्या में नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, अनुशासित नहीं है शिक्षक, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन तीनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। बिहार में समता मूलक हुआ यह है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में हर जगह विद्यालयों के नाम पर बिल्डिंग बना दिए गए। जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां छात्र नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। आपने कहा कि विद्यालय का बिल्डिंग नहीं है, तो भैया पटना साइंस कॉलेज में तो बिल्डिंग बहुत बड़ा बना हुआ है, कई एकड़ में कैंपस है। आप एमएस कॉलेज बेतिया जाइए, लंगट सिंह कॉलेज जाइए, सीएम साइंस कॉलेज जाइए, वहां जमीन और बिल्डिंग की तो कमी नहीं है। वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। फिर वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार और समाज, मैं समाज पर भी जोर दे रहा हूं, सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, सरकार और समाज दोनों ही की प्राथमिकताओं में शिक्षा अब कहीं बचा ही नहीं है। लोगों के नजर में भी विद्यालय जो हैं वो महज साइकिल और खिचड़ी बांटने के सेंटर हैं। जो कॉलेज है वहां से डिग्री बांटा जा रहा है, वहां भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आप भी कॉलेज में नामांकन सिर्फ इसलिए कराते हैं कि हमको बीए का, एमए का डिग्री मिल जाए। पढ़ाई ना कॉलेज में हो रहा है ना स्कूल में हो रहा है। मैं एक लाइन में अगर कहूं तो स्कूल से यहाँ खिचड़ी बंटना और कॉलेज से डिग्री बंटना, यही बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था है। और जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के राज में बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा।
ऐसा इसलिए, मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो लखनऊ में सड़क टूटा हुआ है, बहुत बदहाली है, सड़क बन सकता है, जल जमाव की समस्या का निपटारा हो सकता है। लेकिन अगर बहुत अच्छी सरकार भी आ जाए तो जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब उसको जीवन में कोई सुधार नहीं सकता है। उसको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा, पूरे जीवन उसको मजदूरी करना पड़ेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में, उनकी सोच में शिक्षा है ही नहीं। आपने कहा इसको सुधारेंगे कैसे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में शिक्षा को सुधारने के लिए जो पूरा विश्व भर में अनुभव लोगों को है, जो लोग ये बता रहे हैं, उससे उस सोच पर आधारित हम लोगों की सोच ये है कि बिहार में हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय, हर बच्चे तक स्कूल और शिक्षा पहुंचाने के बजाय बच्चों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं में पहुंचाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का अपना अध्ययन ये है कि हर प्रखंड में बिहार में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और स्कूल बस की सेवा दे दी जाए तो हर बच्चा 15 से 20 मिनट में अपने घर से जाकर उस विद्यालय में पढ़ाई करेगा और वापस बस से घर आ सकता है। आप शहरों में देखते हैं, आपके बच्चे स्कूल बस से ही जाते हैं, आपके घर के बगल में तो स्कूल नहीं है, लेकिन आपका बच्चा स्कूल बस से जाता है, वहां पढ़ाई करता है, वापस आता है। तो अभी जो बिहार का शिक्षा बजट है वो करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल का है। एक अनुमान ये है कि अगर इसका 1/3 पैसा नए शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हो, अगर 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार में हर साल हर प्रखंड में एक ऐसे विश्व स्तरीय विद्यालय को बनाया जा सकता है। तो ये एक दिन में अब सुधारा नहीं जा सकता है। मेरी सोच ये है कि हर साल एक विद्यालय, लखनऊ में एक विद्यालय ऐसा बने जो विश्व स्तरीय हो, जिसका बजट 300 करोड़ रुपया एक विद्यालय का बनाने में लगाया जाए। 5 साल अगर आप इसको करेंगे तो लखनऊ में 5 विद्यालय हो जाएंगे। फिर उसको बसों की श्रृंखला बनाकर स्कूल बसों के माध्यम से बच्चों को वहां लाया जा सकता है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक विश्व स्तरीय विद्यालय है, तो आप अपने बच्चे को साइकिल पर बैठाकर, कंधे पर बैठाकर भी वहां ले जाइएगा, बजाय इसके कि आपके घर के बगल में स्कूल है जहां पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, खाली खिचड़ी बटा रहा है। और अभी की जो व्यवस्था है, इस पर लिपापोती करने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी सरकार आके कह रही है कि शिक्षकों को हम क्लास में, स्कूल में बैठाएंगे, उससे क्या होगा? अभी आप देख रहे हैं, बच्चे आए थे, आप शिक्षकों को अगर दबाव देकर, पुलिसिया डंडा चलाकर विद्यालय में बैठा भी दें, उससे वो पढ़ाएगा थोड़े ही ना। जब तक शिक्षा के प्रति चेतना नहीं होगी, माहौल नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं कि गरीबी से निकलने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका शिक्षा है, जब तक समाज और राज्य दोनों मिलकर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता है। तो हम लोग की सोच यही है कि हर जगह विद्यालय खोलने के बजाय आप अच्छे विद्यालय 5 बनाएं और लोगों को प्रेरित करें, उनको सुविधा दें कि लोग अपने बच्चों को लेकर अच्छे विद्यालयों में आए। हर जगह बिल्डिंग बनाने से, हर जगह शिक्षकों को नियुक्त करने से न कभी आपकी शिक्षकों की संख्या पूरी होगी, ना वो जो बात आप बता रहे हैं बिल्डिंग की क्वालिटी अच्छी होगी, ना वहाँ शिक्षण की अच्छी व्यवस्था होगी। देखिए, रोजगार सृजन के लिए सिर्फ 35 साल नहीं, 1967 के बाद, 1967 के बाद बिहार में विकास को लेकर जो गाड़ी थी, जो वो पटरी से उतरी 1967 से। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये ध्यान रहे आपके लिए। कई लोगों को लगता है कि लालू जी आए उसके बाद बिहार बर्बाद हो गया, ऐसी बात नहीं है। लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने। 1990 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। लालू जी जब आए तो गलती ये हुई कि उन्होंने कहा कि हमको आर्थिक विकास नहीं चाहिए, हमको सामाजिक न्याय चाहिए। जो लोग भी बिहार की राजनीति को जमीनी स्तर पर समझते हैं, उनको इस बात को मानने में हिचक नहीं रखनी चाहिए कि लालू जी के राज में शुरुआती सालों में सामाजिक तौर पर जो गरीब और पिछड़ा था उसको निश्चित तौर पर कुछ आवाज या बल या सम्मान मिला, इसको मानना चाहिए। लेकिन जिस लालू यादव ने जिस समाज के लोगों को आवाज दी, उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी।
उनको उन्होंने रोजगार नहीं दिया, पूंजी नहीं दिया, उनको उन्होंने जमीन नहीं दिया। बिहार में लालू नीतीश ने कभी भूमि सुधार की बात नहीं की। जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया, उन वर्गों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी, उनको जमीन नहीं दिया और उनको रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की। यही वजह है कि वो लोग, वो समाज के लोग आवाज तो लगा रहे हैं, लालू जी का जय जयकारा करते रहे, लेकिन उनके और उनके बच्चों की जिंदगी नहीं बदली। नीतीश कुमार भी उसी समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि बिहार में रोजगार से बात नहीं बनेगी, शिक्षा से बात नहीं बनेगी, हम 400 रुपया पेंशन देते रहे, सड़क उड़क कहीं बनवा दिया, बस यही है, हम इतना ज्यादा कर दिए। भाई बिहार तो मतलब है ही सबसे पिछड़ा, इसको जीवन भर पिछड़ा ही रहना है, इसमें इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। अच्छी सरकार में दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एसी रूम में बनाने की बात नहीं है, नीति बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में दुनिया भर में लोग बताते हैं कि 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो बनाने वाले लोग हैं वो समझदार, बुद्धिमान, अनुभव वाले लोग हों जो नीति बना रहे हैं। दूसरा, संसाधन और नीति निर्धारण दोनों का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, जो बात आप कर रहे हैं, हर चीज सेक्रेटेरिएट में बैठकर अगर आप बनाइएगा, 4 अफसर बनाएंगे तो उसमें कोई विकेंद्रीकरण तो है नहीं, पंचायती राज के लोग उसमें शामिल नहीं है। यस। तीसरा, जन भागीदारी, कि पंचायती राज के बियॉन्ड भी आपको जनता से जब तक आप राय विचार करके निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गलती होगी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग बिजली के लिए कर सकते हैं तो जरा अंदाजा लगाइए, नल जल योजना है जिस पर हम लोग बात करते हैं कि नल जल योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर योजना बनाते समय स्मार्ट मीटर हर योजना में बनाया गया होता, लगा दिया गया होता, तो उसका कॉस्ट कुछ नहीं था, योजना के खर्च के सामने उसका कॉस्ट कुछ नहीं था। पटना में बैठकर यह बताया जा सकता था कि कौन सी नल जल योजना कितने बजे मोटर चालू हुआ, कितना पानी निकला, कितना कब मोटर बंद हुआ। तो ये 4 चीजें लोग बताते हैं कि अच्छी सरकार जो होती है उसमें नीति नियंता जो है, नीति निर्धारण करने वाले लोग अनुभवी, पढ़े लिखे, समझदार हों। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण हो। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। बिहार में ये चारों चीज गायब है। सत्ता में वो बैठे हैं जो खुद सबसे ज्यादा अनुभवहीन और अनपढ़ लोग हैं, जिसको खुद नहीं जानकारी है कुछ। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भाषण में कह रहे हैं कि जीडीपी में तो देश में सबसे आगे जो 2-3 राज्य हैं उसमें बिहार की गणना है। अब ये दिखाता है कि जब आप स्कूल में, विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगी बात। जीडीपी में बिहार का नंबर है 28। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि जीडीपी ग्रोथ में हम लोग 2-3 टॉप के स्टेट में हैं, तो भाई साहब को जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी में फर्क ही नहीं मालूम है। हमने ये कहा कि भाई यहाँ के सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, 5-7 दिन क्लास करके टीचर से, विशेषज्ञों से बात कर लें, उसके बाद कैमरे पर आकर बिना कागज देखे हुए खाली ये बता दें कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव बता देंगे तो कल से हम तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 10 दिन का अवसर दे रहे हैं, जिसको भी आप बुलाकर पढ़ना है पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जीडीपी क्या होता है, इसकी गणना कैसे होती है और बिहार में जीडीपी की स्थिति क्या है। ये चीज अगर कैमरे पर महानुभाव बता दें तो हम उनका झंडा कल से लेने को तैयार हैं। वही आदमी इस राज्य के का नीति नियंता है, तो क्या होगा इस राज्य की दुर्दशा। तो इसके लिए कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। जब आप और हम ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व देंगे जिसको ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है। इससे पहले हमने बोलचाल की भाषा में एक चीज बताया था, सेमीकंडक्टर एक चीज होती है। देश में कुछ साल, अभी 2 साल पहले, पिछले वर्ष सेमीकंडक्टर की एक यूनिट जो लग रही थी महाराष्ट्र में, उसको गुजरात में शिफ्ट करने की बात हुई। बड़ा देश में हल्ला हुआ कि भैया महाराष्ट्र में वो लग रही थी, वहां पर सरकार जब गिर गई तो उसको हटाकर गुजरात में किया गया। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए करीब करीब $20 बिलियन, मतलब 20 बिलियन, 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ रुपया, 1,60,000 करोड़ रुपए का खर्च है।
लगाने के लिए उस समय वेदांता की बात चल रही थी, अनिल अग्रवाल जो बिहार के ही हैं। जब वो यूनिट कभी भी बनेगी तो उसमें कम से कम 15 से 20% लोग बिहार के इंजीनियर उसमें काम करेंगे। कभी आपने बिहार में सुना कि भाई हम लोग यहाँ लग नहीं सकता, इतना आसान नहीं है, देश में नहीं है तो बिहार में कैसे लगेगा। लेकिन कभी बिहार में आपने इसकी चर्चा सुनी कि भाई सेमीकंडक्टर का भी फैक्ट्री महाराष्ट्र में लग रहा है, गुजरात में लगाने की बात हो रही है, तो बिहार में क्यों नहीं? लगाने वाला तो बिहार का आदमी है। तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि भाई पूरे कैबिनेट को बैठा लीजिए, नीतीश कुमार जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं भी, उनको भी बैठा लीजिए, उनसे खाली ये पूछ दीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। जब यहाँ के नेताओं को यही नहीं पता है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो उसकी फैक्ट्री कैसे लगेगी और फैक्ट्री लगाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, कैसी नीति बनानी पड़ेगी, ये कैसे आप आशा रखते हैं? तो बिहार में तो भाई जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता है। नेता वो है जिसको भाषा का, विषय का ज्ञान ना हो, जो जितना बड़ा लखेरा है, जितना बड़ा बेवकूफ है, वही इतना बड़ा नेता है। उसी को आप और हम नेता बताते हैं, और फिर हम और आप कहते हैं कि बिहार में तरक्की नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। अगर कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो आप और हम ही कहते हैं कि अरे बिहार में ही नहीं चलेंगे, कि बिहार में ऐसा आदमी थोड़े चलेगा। उसका हम लोग घर में बैठ के मजाक उड़ाते हैं। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपनी किस्मत पर हंस रहे हैं, अपनी किस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अच्छा आदमी, जब एक अच्छा आदमी हारता है तो 100 अच्छे लोगों की हिम्मत टूटती है, वो राजनीति में नहीं आता है। और यही दुर्दशा है कि इस कुचक्र में बिहार पड़ा हुआ है। चोरी कहां नहीं है? किस राज्य में नेता झूठ नहीं बोल रहा है? किस राज्य में नेता चोरी नहीं कर रहा है? लेकिन जितनी कुव्यवस्था, जितनी कुचक्र में बिहार के लोग पड़े हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज की ये मानसिकता है, जहां आप अच्छे लोगों को देखकर हंसते हैं और जो जितने लखेरा बदमाश हैं उसको आप अपना नेता बनाते हैं। तो भैया बबूल बोइएगा तो आम खाने को तो मिलेगा नहीं। यही बिहार की नियति है।